आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। जिस तरह से केंद्र सरकार ये कृषि विधेयक लाई है, उसको काला कानून विपक्ष ने बता दिया। विपक्ष तो विपक्ष रहे, अब पूरा देश बता रहा है। उसके बाद किसान आंदोलन है, सड़कों पर लोग हैं, हर तरह से बस इसका विरोध हो रहा है। और जो कल एक बहुत बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि 4 सदस्यीय कमेटी भी बना दी गई, जिसको पूरी तरह से जो है किसानों ने खारिज कर दिया, विपक्ष ने खारिज कर दिया, भारत की जनता ने खारिज कर दिया। अब यहाँ हम ये दिखाना चाहेंगे कि वैश्य महासंगठन, देखिए ये वो लोग हैं, सिद्धार्थ काशीवार हैं, जो समाज में सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं और समाज के लिए हमेशा हर वक्त खड़े रहते हैं, चाहे अपना समाज हो चाहे दूसरे समाज हो, हर एक के लिए। अब हम उनसे खुद बात करना चाहेंगे, वो बताएंगे कि ये कृषि कानून क्या है, केंद्र सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, और किसान का जो आंदोलन है वो कहाँ तक उचित है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ काशीवार है। ये जो कृषि कानून आया है, जिसको काला कानून कहा जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मैं इस बिल से पहले इसी संदर्भ में आपको एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूँ। एक गांव था, उस गांव में चूहों ने बड़ा उत्पात मचा रखा था, बड़ा परेशान थे गांव वाले हर तरीके से। तो वहाँ पे एक सूट बूट में एक आदमी आया और उसने क्या कहते हैं, उन गांव वालों से कहा कि हम आपसे जितने भी चूहे हैं हम आपसे 100 रुपये में खरीदेंगे। ठीक है। उन गांव वालों ने पूरे गांव के चूहे ढूंढ के सब उस आदमी को दे दिए लाके। जब पूरे गांव के चूहे इकट्ठे हो गए उस आदमी के पास, उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति सूट बूट में आया और उसने कहा कि हमें आप चूहे लाके दीजिए और हर चूहे का हम 500 रुपये देंगे। गांव वाले बिल्कुल वो हो गए कि ये क्या हो गया, ये तो चमत्कार हो रहा है कि चूहे का हम लोगों ने 100 रुपये में बेच दिए, 500 रुपये में खरीदने को तैयार है। दौड़े सब गए पुराने वाले व्यापारी के पास, बोले कि भाई हमें चूहे आप वापस दे दीजिए, 100 रुपये लीजिए अपने, हमें वापस दे दिए। बोले हमने तो चूहों को दूध पिलाया, खाना खिलाया, दाना खिलाया, सब किया, चावल खिलाया, तो हमारा तो बहुत खर्चा हो गया, हम 300 रुपये से नीचे दे नहीं पाएंगे। गांव वालों ने उसी चूहे वाले से, जिसने 100 रुपये में इनसे खरीदा था, वो चूहे 300 रुपये में उस आदमी से वापस खरीद लिए। और ख़रीद के अब वो उसको ढूंढने लग गए जो उनसे 500 रुपये में खरीदने वाला था। तो ना तो वो 500 रुपये वाला आने वाला था और ना 500 रुपये में वो खरीदने वाला था। लेकिन बेचारे गरीब और भोले सीधे राजनीति सियासत ना समझने वाले गांव वाले मूर्ख बन गए और अपने ही घर से 200 रुपये दे के लुट गए। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि हम लोग क्या का जो किसान होता है, मूलतः 80% किसान 90% किसान निम्न वर्ग में आता है। उनकी आय जो होती है पूरी तरीके से खेती खलिहान बिक्री उसके ऊपर निर्भर होती है। फसल खराब हो जाती है तो उनका कोई काम नहीं होता है, फसल खराब हो जाती है तो उनके यहाँ कोई किसी भी तरीके का ना कोई उल्लास रहता है, ना हर्ष रहता है, ना कुछ भी नहीं रहता है। कोई भी उनका जीवन बड़ा दुष्कर हो जाता है, बड़ा दुष्कर होता भी है। आम किसानों का छोटे छोटे खेत होते हैं, 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा इस तरह से खेत होते हैं, बेचारे अपना किसी तरीके से जीविकोपार्जन कर गए। अब आप आएंगे इनकी तरफ, जो किसान बिल का सबसे किसान बिल को हम आपको समझाते हैं कि हम एक पूंजीपत है। मान लीजिए आपके पास अपना खेत है, हम एक पूंजीपत होने के नाते आपके पास आएंगे और आपके पास आके आप तय कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि सामने जो किसान है वो पैसे से बहुत परेशान है। अगर उसको पैसे दिखाएं, क्योंकि हम भी व्यापारी हैं, हम भी कई बार घाटे मुनाफे में अपना जो भी उत्पाद है बेच देते हैं, कभी कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से किसान जो होते हैं, किसान को आपने बेच दिया, अपना किसान ने ले लिया उनसे अपना पूरा खेत जो है एक तय अमाउंट में 10,000 20,000 50,000 जो भी अमाउंट हुआ उनको दे दिया, अच्छे अमाउंट में। उसके बाद जब आपकी फसल होगी, मान लीजिए फसल में कोई कमी या उनका कोई मापदंड या उनका कोई पैरामीटर जो पूरा नहीं हुआ उस फसल की उपज में, तो उसमें वो आपके ऊपर किसी भी तरीके से वो लायबिलिटी नहीं बंधेगी। उसके बाद उसमें एक ये सिस्टम बनाया गया है सुलह गुट का, जिसको 1 महीने के अंदर अपना निर्णय देना होगा।
सुलह गुट के अगर आप फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, उसके बाद आप एसडीएम तक जा सकते हैं। इस बिल की एक खासियत है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के उत्पीड़न या किसी भी तरीके की, कहना चाहिए किसी तरह के कुरीति। एक बात और भी है कि जो भी खेत होगा, जो भी किसान का, जो किसान तो उसका मालिक होगा, लेकिन उसका उस खेत की जो फसल होगी उसके ऊपर जो व्यक्ति, जो कॉर्पोरेट ने उससे खेत किराए पे ले लिया, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितने भी एग्रीमेंट लिए, वो उस फसल के ऊपर लोन भी ले सकता है। और मान लीजिए वो कॉर्पोरेट व्यक्ति भाग जाए या गायब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो किसान फिर अपनी ज़िंदगी भर, जब तक वो अपना लोन, अपना कर्जा नहीं निपटाएगा, वो अपनी ना फसल को, ना वो अपनी ज़मीन को बेच सकता है, ना किसी को दे सकता है। इसकी एक बड़ी इसका ये हुआ। और जैसा कि विदित है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी 17वीं शताब्दी में, उसने मुफ्त में चाय बांटी थी लोगों को, खूब मुफ्त में, कई साल तक मुफ्त में चाय बांटी गई थी और लोगों को इसका लती बनाया गया था। और जब लत लग गई, जब समझ में आ गया कि अब आदमी चाय के बिना नहीं रह पाएगा, तो उसके बाद उन्होंने मनमाने अपने रुपए वसूलने शुरू कर दिए। हम लोग को यही बात का भय है कि जो कॉर्पोरेट पूंजीपत लोग आएंगे, ये अगर किसानों से उनके खेत ले लेंगे, शुरुआत में हो सकता है वो अच्छे मूल्य दें, अच्छे रेट दें, अच्छी कीमत दें उनके खेतों की, जितने दिन का भी एग्रीमेंट हो। और उसके बाद जब वो देख लें पूरी तरीके से ये व्यक्ति मेरे ऊपर आश्रित हो गया है, उसके बाद अगर वो कह दें कि जो हमने खेत आपसे 10,000 रुपये पे लिया था, वही खेत अब हम आपसे 4,000 रुपये में लेंगे, और वो किसान मजबूर हो जाएगा उसको करने के लिए। तो अब कई बातें ऐसी हैं, लोग एमएसपी और ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मूल बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये एक तरीके से जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके भारत में व्यापार में, भारत में उद्योग में, जिस तरह से उन्होंने एक मुफ्त प्रणाली शुरू करके, और उसी के बाद उस मुफ्त प्रणाली का 10-10 गुना, 20-20 गुना रेट लिया, या उसका उन्होंने मुनाफा वसूला, तो वैसे ही हम लोग को भय है, डर है कि कहीं ये जो कॉर्पोरेट लोग हैं, इसी तरीके से हमारे किसानों को अपने पूरी तरीके से चंगुल में लेकर, अपने पाश में लेकर, फिर उसके बाद उनके साथ मनमाना रवैया ना अपनाएं। ये बताइए कि किसान के नाम पर राजनीतिकरण भी हो रहा है, क्या ये मानते हैं कि राजनीतिकरण चल रहा है इसमें? मैं इसमें तो नहीं कहूँगा, ये ज़रूर कहूँगा कि एक ज्वलंत प्रश्न हर जगह रोज उठता है कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के किसान इस आंदोलन से क्यों नहीं मुखरता से जुड़ रहे हैं। तो उसमें आपसे एक बात कहूँगा, क्योंकि आप तो प्रबुद्ध वर्ग होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, वो तो सबसे ज़्यादा, उनका बौद्धिक स्तर एक आम व्यक्ति से ज़्यादा होता है। आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि हमारे यहाँ किसान कोई 1000 बीघा, 500 बीघा, 2000 बीघे वाले किसान नहीं होते हैं। हमारे यहाँ एक आम किसान के पास 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा होता है, और वो पूरी सुबह से लेकर रात तक अपने नमक रोटी के चक्कर में लगा रहता है। उसके पास ये स्थिति नहीं है कि अगर वो 4 दिन भी नहीं आएगा, अगर 5 दिन अगर उसका काम नहीं हुआ, उसके अगर वो काम धंधा छोड़ के, अपना वो खेती फसल छोड़ के, जो पूरी तरीके से उसका परिवार केवल फसल पे और खेती पे आश्रित है, वो इस समय वो सब छोड़ के आंदोलन में नहीं जुड़ सकता है। उनकी समस्या समझी जाए। इस समय तो ये बनता है कि जो व्यक्ति ये समस्या समझ रहे हैं कि हम लोग एक ऐसे पाश में बंधने जा रहे हैं जिसका असर सबसे पहले मध्यम वर्गीय भारतीयों पे पड़ेगा, मेरे ऊपर, आपके जैसे लोगों को पे, हर हालत पे इसका असर पड़ेगा, जो भी हम लोग नहीं समझ रहे हैं। और हम लोग ने इसको धर्म का और जात का और ये सब देके, और खालिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है, कोई कुछ है। भारत में तो वैसे भी आप किसी चीज़ की अगर बुराई करते हैं, किसी भी चीज़ की आप निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, तो तत्काल रूप से आप देशद्रोही बना दिए जाते हैं। जनतंत्र में अपनी बात कहने का जो मूल अधिकार हर व्यक्ति को मिला, वो वैसे ही हम लोग से छीना जा चुका है। लेकिन ये सबको समझना चाहिए, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो इस समस्या को समझ रहा है, वो जानता है इसके दूरगामी नतीजे अंजाम क्या होंगे, कि जिसको झेलना, जिसको समझना, जिससे पार पाना एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नामुमकिन होगा। किसान आंदोलन जो है, क्या आप मानते हैं जायज़ है या नाजायज़ है? ये आंदोलन नहीं है, ये हम सब की एक समस्या है। और जब हमारा अन्नदाता, जो हमें अन्न दे रहा, जो हमें खाना दे रहा, जो हमें रोटी दे रहा, जो हमें चावल दे रहा, अगर वही एक गुलाम बन जाएगा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं वो गुलाम हमारे लिए कुछ अच्छा कर पाएगा? उसका तो अच्छा, हम लोग का फिर जीवन, हम लोग के जीवन की शर्तें उस गुलाम के मालिक के द्वारा ही तो फिर इंगित होंगी।
किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा भी हो रही है, क्या ये मानते हैं आप? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कैसी हिंसा हो रही, कहाँ हो रही हिंसा? हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब हम लोग के चारों तरफ पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, कार्रवाई भी करनी पड़ी, इस तरह के वाकयात हुए हैं, खालिस्तानी झंडा दिखाई दे रहा है, सब क्या है ये? इसको मानते हैं आप? कौन लोग हैं ये भाई? कर मैं रहे तो हैं? वहाँ पे हूँ नहीं, मैंने तो किसी को देखा नहीं, मैं तो कह नहीं सकता। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर मैंने आपसे कहा कि अगर हमें भय है कि हम 17वीं शताब्दी के ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में ना पहुँच जाए वापस, अगर हम ये बोल रहे हैं तो फिर आप कल को हमारे पास कह दें, आप हमारे पीठ पीछे आप कोई खालिस्तानी झंडा दिखा दें, आप कहें हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं है आपकी। मतलब आपसे कोई अपना भय, अपनी समस्या, अपनी पीड़ा या अपनी चिंता आपसे हम व्यक्त ही नहीं कर सकते। आप हमें हर बात में खालिस्तानी पाकिस्तानी बना देंगे। चिंता तो आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो जिस तरह की हरकत है वो तो नहीं कर सकते हैं। देशद्रोही वाली तो उसकी हरकत है। जांच कराएं ना, कौन कर रहा है, कौन लोग हैं वो लोग? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पता करिए कौन कर रहा है वास्तविक रूप से। क्या ये वाकई आंदोलनकारी हैं, जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, वो हैं, कि कोई और है, कि कोई और भेड़िए की? मतलब क्या इस आंदोलन में कुछ लोग घुस गए हैं क्या, ये मानते हैं आप? इसमें हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि ये यहाँ से दूर हो रहा है। अगर ये यूपी में हो रहा होता, सब हो रहा होता, तो हम लोग जरूर जानते। लेकिन हम लोग, क्योंकि आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो हमें बता रहे हैं कि किसान बिल में क्या कुसंगति है, क्या उसमें कमियां हैं, तो इसलिए हम लोग इस बात को समझ रहे हैं और ये किसान बिल को हटना चाहिए। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस समस्या को समझा है। भाजपा शासित राज्यों में किसान आंदोलन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कारण हो सकता है इसका? एक पुरानी कहावत है हमारे आगरा फिरोजाबाद साइड में, कि तनख्वाह कछू ना दे, नाम दरोगा रख दे। उसी से हमारा सब काम चल जाएगा। अगर हमें दरोगा बना दिया जाएगा, हमें तनख्वाह इनका कुछ मत दीजिए, बस दरोगा बना दीजिए और नाम हमारा दरोगा रख दीजिए, हमारा इतना वहाँ पे रुबाब, हमारा इतना सब जलवा कायम हो जाएगा। तो अब प्रदेश की सरकार है, भाजपा की सरकार है, आप सोच सकते हैं कि हम लोग या आप लोग या कोई भी व्यक्ति जिसको इस व्यवस्था से, इस निज़ाम से अगर कोई शिकायत है, क्या वो मुंह खोल सकता है? आपको लगता है? आप बता दीजिए। आप भी जमहूरियत में हैं, आप इसी जमहूरियत में आप भी रहते हैं। जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी हुई सरकार में ये व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आप सोचते हैं कि आप सरकार की कहीं से निंदा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं? क्या किसान यहाँ के डरे हुए हैं सरकार से? क्या डरे नहीं हुए बेचारे, वो अपनी जो कोरोना मार देखा उन्होंने, उसके बाद वो अपनी फसल उजाने में, फसल तैयार करने में, खेती के जो कर्जे हैं उन सबको निपटाने बेचारे लगे। 2 बीघा 3 बीघे वाला किसान खेत खलियान छोड़ के कैसे आके सड़क पे लड़ाई लड़ सकता है? ये तो वही लड़ सकते हैं जो पैसे से बहुत मजबूत हो। वो भाई हमारे लड़ रहे हैं, जो पंजाब के भाई हैं, जो बहुत ज़्यादा धनवान है, जो बहुत पैसे से मजबूत है, वो आके आम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन संदेश जाना चाहिए सबको, क्योंकि अगर ये अभी नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग फिर 300-400 साल के लिए कुछ लोगों के हम लोग गुलाम बन के रह जाएंगे, अपने देश में हम लोग गुलाम बन के रह जाएंगे। इससे ये माना जाए कि किसान जो भाजपा शासित राज्य हैं उसमें बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। ये कटु सत्य है। ये हम लोग की तरफ यूपी, बिहार में, मध्य प्रदेश में कहाँ किसान को बहुत कोई धनाढ़, बहुत धनी वर्ग नहीं माना जाता है। एक आम निम्न स्तर में उनको माना जाता है। 2 बीघा 3 बीघा खेती करने वाला जो 10,000 20,000 रुपये एक फसल में कमाता हो, 60,000 रुपये 70,000 रुपये साल में कमाता हो, उस व्यक्ति के लिए आप क्या सोच सकते हैं कि वो बेचारा सब छोड़ के, अपने परिवार की जिम्मेदारियां छोड़ के, रोटी दाल छोड़ के वो आके सड़क पे लड़ पाएगा? सड़क पे लड़ने का, सरकार से अपील करने का, सरकार से अनुरोध करने का, सरकार से निवेदन करने का काम हम लोग का है। कि एक भय हम लोग के मन में कि किसी तरीके से कम जो खाना हमारा, जो 3,000-4,000 साल से आर्य सभ्यता जो आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट।